हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर संडे को वीआईपीएम एकेडमी में एसएससी सीजीएल के लिए मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। तो आप में से कई लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया होगा और कईयों ने नहीं किया होगा। आज हम उस पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए, उस पेपर का सोल्व ऐसे करेंगे हम कि उसकी एग्जाम अप्रोच क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन आने को तो हो सकता है कि आपको वो आता हो, या हो सकता है आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं हुआ होगा और बाद में आता हो, लेकिन उसकी एग्जाम अप्रोच क्या है कि आपको मिनिमम टाइम में आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सके। वो अप्रोच आज हम देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन डीआई का क्वेश्चन है। पहला, निम्नांकित हिस्टोग्राम में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक कॉलोनी के निकट वाली सड़क से गुजरने वाली कारों की संख्या को दिखाया गया है। सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच गुजरने वाली कारों की संख्या का सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच गुजरने वाली कारों की संख्या से क्या अनुपात है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपको कह रहा है कि इसमें जो है आपको बताना है सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच, सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच कितनी कारें गुजरती है। 6 से 8, यहाँ इनके बीच में कितनी कारें गुजरती है, 70 और 105 यानी 175 कारें गुजरती है। इनका अनुपात बताना है सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच गुजरने वाली कारों की संख्या से। 9 से 11 के बीच, 9 से 11 के बीच कितनी गुजरती है, देखो 115 और 95 कितना हो गया, 210। ये आपको अनुपात बताना है बस। अब ये किससे कट रहा है ये देख लो आप, कितने से कट रहा है ये देखो। आप भाग देंगे 35 से, देखो 35, 70, 140 और 30, 175, 5 बार 35 से कट रहा है और ये 6 बार 35 से कट रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये हो गया आपकी एग्जाम में अप्रोच। बस ये लिखना है, किससे कट रहा है वो देखना है और आंसर आ जाएगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 से 650 तक दोनों को इंक्लूड करना है। ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है। तो इसमें आपके ये बताओ कि क्या करना इजी रहेगा। आप वो संख्या निकाल सकते हो जो विभाज्य है, ऐसी संख्या निकाल सकते हो जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य है, और टोटल में से उनको माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वो संख्या आ जाएगी जो विभाज्य नहीं है। देखो 500 से लेके 650 के बीच तक की पता करनी है। तो आपको क्या करना है, पहले 3 से विभाज्य देखना है। तो 3 से विभाज्य कैसे देखोगे, या तो ऐसे देख सकते हो, या पहली संख्या कोई जो 3 से विभाज्य और लास्ट संख्या कौन सी 3 से विभाज्य है, और फिर उनका एपी से ज्ञात कर सकते हो। यहाँ आपको क्या लेना है, आपको सिर्फ पूर्णांक इंटीजर में वैल्यू लेनी है। जैसे यहाँ कितनी बार गया भाग देने पर, 6 और 1 बार और 6, 216 बार गया है। ठीक है, यहाँ पे कितनी बार जा रहा है, 1 बार, फिर कितना बचा, 2 0 6, और फिर क्या बच रहा है, 2 0 फिर 6। ये कितना हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 50। तो 50 ऐसी संख्या है जो 3 से डिविजिबल है। अब 7 से निकालोगे ऐसे ही, 500/7। यहां भी सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेनी है आपको। जैसे 7 9 63, 2 0, 7 दूनी 14, यहाँ पे 7 7 49 और 1 0, 7 एकम 7। ये कितनी बच गई, 21। तो ऐसी टोटल कितनी हो गई, 71। लेकिन इनमें से आपको वो संख्या माइनस करनी है। देखो 71 तो ऐसी हो गई जो 3 और 7 से डिविजिबल है, लेकिन इनमें कुछ कॉमन भी आ गई जो 3 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है। तो हमें उन संख्याओं को हटाना पड़ेगा क्योंकि वो 2 बार। तो जो 21 से डिविजिबल हो, जो 21 से डिविजिबल हो वो ऐसी संख्या बटे 21 माइनस 500/21। आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेनी है, ये नहीं पता करना कि क्या पॉइंट में लेना, पॉइंट में नहीं लेना, पूर्णांक वैल्यू आपको लेनी है। देखो कितने बार गया, 21 दिया, 63 63 2 0 30। यहाँ कितना आया, 21 दूना 42, 42 में से 8 0 फिर 63। तो ऐसी कितनी संख्या है, 7 संख्या है ऐसी। तो टोटल 71 है, लेकिन 7 इनमें कॉमन है। तो कितनी बची, 64। 64 ऐसी संख्या है तो 3 और 7 दोनों से डिविजिबल है। अब नहीं निकालनी है तो टोटल में से इनको हटा दो। तो यहां से यहां तक कितनी संख्या है, 150 और 1, क्योंकि इन दोनों को भी ऐड करना है। तो 151 संख्या टोटल है। 151 में से 64 संख्या ऐसी है जो डिविजिबल है, तो जो बाकी बच गई वो डिविजिबल नहीं है। 11 में से 4 गए तो 7, और 14 में से 8 गए तो 14 में से 6 गए तो 8। 87 संख्या ऐसी है जो 3 और 7 से विभाज्य नहीं है। ये अपनी एग्जाम अप्रोच होनी चाहिए। एग्जाम में बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं कि क्यों कैसे। आपको 3 से निकालना, 7 से निकालना, 21 वाली उनमें से माइनस करनी, और टोटल में से जो 3 और 7 से विभाजित है उनको हटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक मिश्र धातु में 40% चांदी, 30% तांबा और 30% निकल है। 25 किलोग्राम मिश्र धातु में कितनी चांदी मिश्रित की जानी चाहिए ताकि नए मिश्र धातु में 50% चांदी हो जाए? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि शुरू में ये है कोई मिक्स, उसमें 40% चांदी, 30% तांबा और 30% निकल है, और शुरू में जो आपके पास 25 किलोग्राम मिश्र धातु है टोटल। अब कह रहा है कि उसमें कितने जो चांदी है केजी में मिलाई जाए। इसके अलावा क्या उसमें चांदी के बाकी में कोई चेंज नहीं किया, तो बाकी जितनी पहले थी उतनी अब रहेगी। तो देखो 40% का मतलब समझ सकते हो आप, 40%, 30% और 30%, इनका आप रेशियो पता कर लो। यहां से रेशियो क्या आ गया, 4, 3 और 3, ठीक है, यानी 10 टोटल, इस हिसाब से 10। लेकिन टोटल है कितनी, 25 केजी टोटल है, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.5 केजी एक की आ जाएगी, 2.5 केजी एक की वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब अभी चांदी कितनी है, अभी चांदी है 10 केजी, 2.5 को 4 से गुणा करोगे, ये कितनी है 7.5 केजी और ये 7.5 केजी। मतलब अभी प्रारंभ में क्या है कि 10 केजी चांदी है, 7.5 केजी जो आपके तांबा और 7.5 केजी निकल है। अब इसमें सिर्फ चांदी मिलाया जा रहा है, ये तो इतना 30 केजी, पहले 25 केजी था, अब 30 केजी हो गया, तो कितना मिलाया, 5 केजी हमने चांदी मिला दी। या तो 30 केजी, ये 10 है, ये 50 की, इसमें क्या मिलाया जाए, 50 होनी चाहिए, तो 30 टोटल वैल्यू आ गई। अब 25 ऑलरेडी थी, इसमें 5 केजी अगर आप चांदी मिला दोगे तो अब चांदी की प्रतिशतता उसमें आधी हो जाएगी या 50% हो जाएगी, जो भी मिक्सर है उसमें अब आधी जो है आपकी चांदी होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके सामने क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 6.25 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0.52। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इफ ए प्लस बी प्लस सी इज लेस देन 0। ध्यान ये रखना कि ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों का जो सम है वो 0 से छोटा है, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना, एलजेब्रा का फॉर्मूला यूज करना है। आप सभी जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला होता है। अब जो जो आपको दिया गया वो रख देंगे, जो नहीं दिया गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको गिवन है, ये है 6.25 प्लस 2 गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऑलरेडी आपको गिवन है 0.52, और आपको पता करना है ए प्लस बी प्लस सी, यहां आ जाए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको गुणा करो, 52 को 2 से गुणा करो, 104 है, 2.5 इनको ऐड कर लो, 6 और 29, 7.29, ये आ गया का, तो इसको क्योंकि ये कितने का स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर होता है। क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है कि माइनस वाली वैल्यू लेनी है, तो प्लस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, केवल माइनस वाली वैल्यू लेंगे, प्लस वाली वैल्यू नहीं लेंगे। प्रश्न में बोला गया है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है 0 से छोटी है, जो प्लस में वैल्यू आई है वो हमें नहीं लेनी। नहीं लेनी मतलब ये आंसर हमें नहीं करना, ये आंसर हमें वही करना होगा जिसमें माइनस वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है। मेन चीज समझने वाली यही थी कि ये क्यों नहीं लिया, ये क्यों लिया, क्योंकि पर्सन ने बोला है, जो पर्सन की डिमांड है हमें वो पूरी करनी है। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम जो कर रहे हैं अभी ये एग्जाम अप्रोच है। पेपर सोल्व कराने का मतलब क्या होता है कि आप कहां क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है आपको, और वो क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा, या फिर आप किसी क्वेश्चन में ज्यादा लेंथी तो नहीं कर रहे,
ऐसा तो नहीं हो रहा कि क्वेश्चन गिवन टाइम में आप नहीं कर पा रहे, तो भी वो दिक्कत के समय है। तो हमें क्या करना है कि हमें एग्जाम अप्रोच, मैं इसलिए सोल्व करवा रहा हूं कि आपको एग्जाम अप्रोच पता चले कि एग्जाम में हमें ऐसे सोल्व करना है। आपको 100 चीजें आती होगी, एग्जाम में जिस एक चीज से आंसर आएगा वह यूज करनी है, तो वह यूज करना हम यहाँ पे सीख रहे हैं। देखो अब दो को टी पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, कोई भी दो कैसे स्पर्श कर सकते हैं अपने आप को, बाह्य रूप से ऐसे स्पर्श कर सकते हैं। देखो ये लो कर दिया, बाहरी तौर पे यहां से स्पर्श कर दिया, ये कर रहे हैं टी पर स्पर्श कर रहे हैं, यहां टी है। आर एस एक ऐसी प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। आर एस सर्किल्स टचिंग द सर्किल्स एट पी एंड क्यू। आर एस एक डायरेक्ट जो इसको पी स्पर्श करती है, ये पी है ये क्यू है, और ये जो है ये आपकी आर एस है, ठीक है। कौन टी पी क्यू बराबर 42 डिग्री, ये बोला टी पी क्यू, ये जो है 42 डिग्री है। अब देखो हम जो है ये सबको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। प्रूफ करने के लिए हमें, हमारे पास अभी पेपर सोल्व करा रहे हो तो प्रूफ नहीं करना हमें, हमें एग्जाम में भी ऐसे ही करना है कि ये पता हो डायरेक्ट ये 90 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। और क्या बोल रहे टी पी क्यू आपको 42 दे दिया, पी क्यू टी ये पूछा, तो ये कितना आ जाएगा 180 टोटल होता है, तो 180 में से इन दोनों का सम हटा सकते हैं, तो वो ये पी क्यू टी आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 42 डिग्री, ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 40 130, 130 और 12 132, क्या आ गया 48 डिग्री। एक तरीका तो ये था, एक तरीका कि ये 90 है, ठीक है 90 है, तो इन दोनों का भी अपने आप में सम 90 होना चाहिए, तभी तो 180 होगा, तो ये 42 है तो दूसरा 90 माइनस 42 बराबर 48 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, यदि टेन स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए माइनस 63 बराबर 0 है, दिया गया है कि तो एक बीच में है, तो 2 साइन ए 5, देखो दिया क्या गया है टेन स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए माइनस 63 बराबर 0, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहां से आप टेन सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, इसका फैक्टर करके, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का जो फैक्टर या जो रूट निकालना होता है उसके दो तरीके होते हैं, या तो आप श्रीधराचार्य मेथड लगा लो, या अगर आप फैक्टर कर पा रहे हो तो उनके फैक्टर कर लो। तो देखो इनके फैक्टर ऐसे होंगे कि आपको मल्टीप्लाई करने पर तो 63 आना चाहिए और ऐड करने पर 2 आना चाहिए, तो क्या होगा टेन स्क्वायर ए प्लस 9 टेन ए माइनस 7 टेन ए माइनस 63। अब इसको ये लिख सकता हूं मैं 2 टेन ए को 9 में से 7 की, तो अब भी क्या बच रहा है, अब भी 2 टेन ही है, और वो जो कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी कि गुणा करने पे 9 7 63, यहां से टेन ए आ जाएगा आपके कॉमन, तो यहां हो जाएगा टेन ए प्लस 9 माइनस यहां से क्या आएगा 7, 7 कॉमन आएगा तो टेन ए प्लस 9 बराबर 0, टेन ए क्या आ गया, टेन ए आ गया 7 और टेन ए क्या आ गया, टेन ए आ गया माइनस 9, क्लियर। अब बताओ कौन सी वैल्यू लेंगे यहां से टेन की, यहां की टेन की कौन सी वैल्यू लेंगे आप, यहां से आपको टेन की वैल्यू लेनी होगी प्लस वाली, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि टेन ए जो है 0 और π/2 मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच में, 0 और 90 डिग्री के बीच में टेन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो यहां से पता चल रहा है आपको कि टेन ए, मान लो ये ए है, तो टेन ए क्या है 7 मतलब 50, ठीक है। तो ये और 5 कोस है, कोस के रूट 50, तो नीचे रूट 50 और ऊपर 7 दूनी 14 और 5 क्या आ गया 19 बटा रूट 50, इसका आंसर हो गया 19 बटे रूट 50, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन क्या होगा, साइन जो होगा होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
त्रिभुज ए बी सी में कोण बी का समद्विभाजक एसी से बिंदु डी पर मिलता है यदि ए बी बराबर बीसी बराबर 18 सेंटीमीटर और एसी बराबर 15 सेंटीमीटर है तो एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो इसको कैसे करेंगे, आपको एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, ठीक है, एंगल बी का समद्विभाजक मतलब बी का एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर जो इस एंगल को दो बराबर भागों में विभाजित करें। एंगल बाइसेक्टर जो है डी पर मिलता है एसी से डी पर मिलता है। यदि ए बी बराबर 12, ये 12 आपको दे रखा है, बीसी बराबर 18 और एसी बराबर 15। प्रश्न में पूछा है एडी की लंबाई क्या है। देखो अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आप जानते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, उसका मतलब होता है ए बी बटा जो बीसी है, ए बी और बीसी का जो रेशियो है वही एडी और डीसी का रेशियो होता है। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। तो ए बी आपको गिवन है 12, बीसी आपको गिवन है 18, एडी आपको पता करना है और डीसी, इन दोनों का रेशियो यहां से पता चल जाएगा, क्या है 2 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको आनी चाहिए थी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी ने क्रमशः अक्ष से वाई और वाई से अक्ष के लिए अपनी यात्रा शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद ए 6 घंटे और 8 घंटे में पूरा किया। मतलब ए ने तो किया 6 घंटे में और बी ने किया 8 घंटे में। यदि ए की चाल 32 किलोमीटर पर हावर है तो बी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस में हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, चाहे तो आप उस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो डायरेक्ट याद करना होता है। ऐसी कंडीशन जहां से ए से बी, आपको ए से बी मान लो कि कोई भी 2 आदमी है, 2 ट्रेन है, 2 बस है, ए से बी ये जाती है, ये बी से ए की तरफ आती है। तो एक पॉइंट आता है जहां पे ये दोनों मीट करते हैं, जहां पे इनकी मीटिंग होती है, जहां पे ये मिलते हैं, और उसके बाद बी जाता है ए की तरफ। यहां ठीक है, एक की मान लो चाल और बी की चाल है वाई, तो जो अक्स बटा वाई उनकी जो चालों का रेशियो जो है वो होता है √T2 बटा T1, ठीक है, ये होता है। तो यहां आपको दे रखा है एक की चाल, वाई की चाल मतलब बी की चाल आपको पता करना है, मान ली वाई है, T2 मतलब चाल 48 और 49/8, इसका रूट है, बाहर लोगे तो 8/7, ठीक है। 8 से काट दो, 8 चौक 32, तो वाई क्या आ जाएगा 7 चौक 28 किलोमीटर पर हावर। 28 किलोमीटर पर हावर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए प्रेक्षणों के माध्यिका और बहुलक में कितना अंतर है। अब देखो किसी भी प्रेक्षण या का आपको अगर माध्यिका निकालनी हो तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, उनको ऑर्डर में अरेंज करते हैं, अवरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं। और फिर अगर वो सम संख्या है नंबर, तो उनकी जो मिडिल की 2 नंबर है उनका एवरेज उनकी माध्यिका होती है। अगर विषम संख्या है तो जो उनका मिडिल नंबर है वो उनकी माध्यिका होती है। और बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है जो उसमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो बहुलक होता है। देखो यहाँ आप अरेंज करेंगे इनको बढ़ते हुए ऑर्डर में, तो सबसे छोटा इनमें क्या है, सबसे छोटा है 2, उसके बाद 3 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 2 हमने ले लिया, इसको भी काट दिया, 3 बार है, ठीक है। उसके बाद 4 यहां से, उसके बाद ले लिया, 5 को हटा दिया यहां से, उसके बाद 6 नहीं है, 7 है, 7 कितनी बार, 1 और 2 बार, 7 भी हटा दिया। उसके बाद 8 है, 8 कितनी बार, ये 8 लिख लिया 2 बार, और फिर 9 कितनी बार है, 9 भी 2 बार है, सब लिख लिया। कोई बाकी रह गया क्या, कोई भी बाकी नहीं है।
इनको काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 टर्म्स है। इसका मतलब इनकी मिडिल टर्म्स, मिडिल कौन सी होगी, मिडिल कौन कौन सी टर्म्स होगी, मतलब एक साइड 5 इधर कर दो और 5 इधर कर दो, 3 2 5 इधर, 3 2 5, ये जो मिडिल टर्म्स है ना दोनों, इनका तो 7 ये तो, और 2 बार, 3 सबसे ज्यादा बार है, इसका मतलब ये इनका बहुलक होगा, जो सबसे ज्यादा बार है वो बहुलक। प्रश्न में पूछ रहा है कि माध्यिका और बहुलक का अंतर 6 माइनस 3 बराबर 3, इनका अंतर आ गया 3। क्लियर है ये चीज, यहां से इनका अंतर आ जाएगा 3 माध्यिका और बहुलक का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज एबीसीडी में कोण सी और डी के जो समद्विभाजक है बिंदु ई पर मिलते हैं। अगर कोण सीईडी 57 डिग्री है और कोण ए बराबर 47 डिग्री है तो कोण बी का माप बताएं। मान लो कोई भी आपके पास चतुर्भुज दिया गया, आपने कोई सा भी चतुर्भुज बना लिया, मान लो ये चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी डी है आपके सामने। ये बोल रहा है सी और डी के जो एंगल बाइसेक्टर है, इनके जो एंगल बाइसेक्टर मतलब इनके एंगल के जो आधे हैं, सी और डी के एंगल के आधे वो ई पर मिल रहे हैं। और अगर सीईडी ये जो 57 डिग्री है और कोण ए आपको दिया गया 47 डिग्री, ठीक है, तो बी का मान ज्ञात कीजिए। इस एंगल का आपको मान पता करना है, बी का मान आपको पता करना है। देखो आप क्या करोगे, एक चीज आपको प्रॉपर्टी पता हो कि कोई भी चतुर्भुज हो उसके चारों कोणों का 3 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। फॉर्मूले से निकाल भी सकते हो, n माइनस 2 गुणा 180, 4 माइनस 2 गुणा 180, 180 गुणा 2 बराबर 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक अब ये बताओ, क्योंकि एंगल तो c/2 प्लस d/2 क्या होगा, वो होगा 180 डिग्री माइनस 57, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से 57 हटाओगे तो क्या बचेगा बताओ, 60 हटाओगे तो 120 और 57 हटाओगे तो 123 बचेगा। यहां से आ जाएगा c प्लस डी बटा 2, यहां से c प्लस डी आ जाएगा आपके 246, 123 गुणा 2 बराबर 246। तो आपके पास c प्लस डी आ गया और a आ गया, और c प्लस डी, ये आपके पास 360 डिग्री। अब आपके पास गिवन है c प्लस डी और a, ये तीन चीजें तो दी हुई है, इन तीनों का योग क्या है 246 और a कितना दिया गया 47, 7 से 13 3 4 8 1 9, 293 डिग्री इनकी वैल्यू है। तो b क्या आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 293 डिग्री, 60 और 7 माइनस करें तो 60 और 7 67 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। 360 में से 293 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 60 ऊपर के और 7 इधर के, 67 डिग्री विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस ध्यान इतना रखना था कि आपको अगर c प्लस डी बाई 2 दिया गया है तो इन्हीं दोनों को साथ यूज करना। आप c प्लस डी बाई 2 निकाल लो, उससे c प्लस डी आ जाएगा, उसको 2 से गुणा कर दोगे तो। और a आपको दिया गया त्रिभुज के चारों कोणों का योग 380 डिग्री होता है, 3 कोणों का सम आपको दिया गया है। चौथा कोण 360 में से उन तीनों कोणों का सम आप माइनस कर दोगे तो चौथा एंगल आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 संख्याओं का औसत 30 है, जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत 32 है। यदि शेष 2 संख्याएं बराबर हैं तो इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या का मान क्या है। देखो एग्जाम अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन की, 15 संख्याओं का औसत है वो 30 है, 13 का देर का 32। अब देखो एक चीज देखो, 15 का 30 था, ये 13 उनका जो सम था 7, उसमें से इन्होंने 26 कम कर दिया उनके सम को, तो उनका सम बचा 34, 34 उनका सम बचा 2 संख्याओं का। ये कह रहे हैं यदि 2 संख्याएं बराबर और वो दोनों संख्याएं बराबर, ठीक है,
क्योंकि उनका योग जो है वो 34 है और वो दोनों बराबर है, तो दोनों 17-17 हो जाएगी। तो प्रत्येक संख्या का मान हो जाएगा 17, और संख्याओं का सम पूछे तो 34 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही सोल्व करना है। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चाय बेचने वाला 9 रुपए प्रति कप चाय बेचकर 50% लाभ कमाता था। 9 रुपए को 50% का लाभ होता था, 50% का प्रॉफिट होता था। जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि, अब क्या हुआ कि उसकी सामग्री मतलब उसकी लागत मूल्य, मतलब उसकी सामग्री महंगी आने लगी तो चाय अपने आप उससे महंगी हो गई। तो उसने 10 रुपए प्रति कप बेचने चालू कर दिया। उसने अब क्या करा, 10 रुपए का एक कप देने लग गया, पहले 9 रुपए का देता था। तो अब उसका प्रतिशत लाभ क्या है, देखो उसका प्रतिशत लाभ क्या है, 9 रुपए प्रति कप बेचता था तब उसको कितना प्रॉफिट होता था, 50% प्रॉफिट होता था। 50% का मतलब 1/2, कहने का मतलब 2 की वस्तु थी तो उसको 3 में बेचता था, और 9 रुपए में बेचता था, इसका मतलब ये 9 रुपए 3 की वैल्यू थे। आपको पता करना है 2 की वैल्यू, क्योंकि यही है उसकी कॉस्ट प्राइस। यहां से आ जाएगी उसकी सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी, 3 दूनी 6। 6 रुपए उसके लगते थे चाय के कप के, और वो बेचता कितने पे था, 9 पे। देख लो 3 रुपए का प्रॉफिट 6 पे, 3/6, 50% का प्रॉफिट कमाता था। लेकिन अब क्या हुआ, कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। ये 6 जो है इसमें 25% की वृद्धि हो गई, तो 25% का मतलब 1/4, यानी 4 वैल्यू थी अब 5 हो गई। तो पहले 4 वैल्यू थी अब 5 हो गई। ये अब नया नया उसका नया कॉस्ट प्राइस है, और अब वो बेच रहा है 10 रुपए में बेच रहा है। इन दोनों नया एसपी हो जाएगा। अब देखो इनका रेशियो आप निकाल लो, 6×5 = 30, या तो 5 से काट लो 2 बार, और यहाँ 2 से काट लो 3। 3 की चीज है 4 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 3। परसेंटेज में निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 33 सही 1/3%। आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3% का अब उसको प्रॉफिट होगा। 3 की कोई चीज है उसको 4 में बेच रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार बर्तन आंशिक रूप से पानी से भरा है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस धातु का गोला उसमें गिराया जाता है। बर्तन में पानी का स्तर कितना उठेगा। कोई भरा हुआ है बेलन पानी से, अब उसमें गोला डाल दिया तो पानी का स्तर उतना ही बढ़ेगा जितना आयतन आ जाएगा। 32 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार गोला, तो व्यास अगर 32 सेंटीमीटर तो रेडियस क्या होगी, 32/2 यानी 16। और बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या होता है, πr²h। और गोले का क्या होता है, 4/3 πr³। ये उसका आयतन होता है। दोनों आयतन आपको बराबर करने हैं, तो पाई दोनों से कट जाएगा, r²h बचेगा। r² 16 h आपको पता करना है कि पानी का स्तर कितना बढ़ा, 4/3 पाई कट गया r³, और जो गोला है उसकी त्रिज्या क्या है 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुणा 12 गुणा 12। यहां से h की वैल्यू आ जाएगी, देखो 4 से काटा 4 बार, 4 से 4 × 12, फिर 4 से दोनों बार काट लो, 4 × 12 और 4 × 12, 3 से 3 कट जाएगा, h क्या आ जाएगा 3 × 9। h की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बेलन में जितना गोला डालोगे जितना पानी वो हटाएगा उतना ही उसका स्तर बढ़ेगा, तो दोनों के आयतन को इक्वल करना है। पाई दोनों तरफ से कट गया इसलिए हमने पाई शुरू में लिया नहीं। व्यास का आधा त्रिज्या होती है, दोनों के आयतन बराबर करने। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 10 का क्यूब है 45 डिग्री, प्लस 4 कोस क्यूब 60 डिग्री, 2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, -3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस साइन 30 डिग्री। वैल्यू आपको याद है वो लिखनी है, बस इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। जो वैल्यू आपको याद है वो लिखनी है। 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 + 4। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो कोस 60 की वैल्यू 1/2। 1/2 का क्यूब करना है तो क्या आ जाएगा 1/8। 2 कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक 45 की वैल्यू क्या होती है √2, तो स्क्वायर करा √2 का तो 2। -3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2, स्क्वायर किया तो 4, 3 स्क्वायर किया तो 4/3, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2। यहाँ 4 नीचे से ये खत्म हो गया, सिर्फ 1/2 बचा नीचे। ऊपर
1 + 1/2 यानी 3/2 बचा, 3/2 बचा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3, आंसर आ जाएगा 3, इसका आंसर होगा 3। बस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसे भी नहीं थी कि याद होने वाली नहीं थी, 0 से 90 के बीच की वैल्यूज थी। ये अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली बहुत ही कम समय में कर लोगे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर डीआई का क्वेश्चन है, किन दो ग्रेड्स को मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या बी और ई को मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या से 54 कम है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित पाई चार्ट में 1800 छात्रों का ग्रेड में प्रदर्शन दिखाया गया है, परसेंटेज में है, टोटल गोले में 100% होगी, तो 1800 टोटल है, यानी 100% की वैल्यू क्या है 1800, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 18, ठीक है। ये बोल रहा है 54 कम है, 54 कितना प्रतिशत होगा, 54 कम मतलब 3% कम, 3% कम, ठीक है। किन दो ग्रेड्स को मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या बी और ई को मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या से 3% कम है, 54 ना पढ़ के इसको 3% पढ़ो। बी और ई को मिलाकर कितने हैं, बी 27 और ई कितना है 8, 27 और 8 35%, और 35 से 3 कम करोगे तो 32%। आपको बताना है कि किन दो ग्रेड्स को मिलाने पे 32% आ रहा है। बस देखो पहला ऑप्शन सी एंड ई, सी और ई को देखो, सी 24 और ई 8, 32% यहीं आ गया आंसर, आगे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। मेन एग्जाम नहीं है कि आप उसका आगे चेक करें। अगर आपको ए ऑप्शन में आंसर मिल गया तो टिक करो और आगे बढ़ो। तो यहां अपने को ए ऑप्शन में आंसर मिल गया कि 3% जो है ना, इन दोनों को मिलाकर 35% है, इनका 3% कम 32%, तो जहां 32% आ रहा है वो इसका आंसर होगा, तो 32% आ रहा है सी और ई को मिलाकर, तो वही अपना आंसर है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, जो करना हो कर लो। पहले भाग दो, कितनी बार गया 7 बार, और फिर 15 7 105 माइनस का, और 5 5 10 प्लस का 10 माइनस का 105 क्या बचा माइनस का 95, और नीचे 12 माइनस 2 10, तो क्या बचा, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा तो -9.5, -9.5, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू क्रमशः 1,50,000 रुपए और 4,50,000 रुपए की पूंजी से एक दुकान शुरू करते हैं। एक वर्ष के बाद 1,60,000 रुपए के लाभ में से पी को अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन, जो लाभ का हिस्सा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, वो लाभ का हिस्सा नहीं है, उसके वेतन के रूप में मिलता है। भाई कुछ तो दे दिया उसको प्रॉफिट में से, और फिर कुछ को वेतन था उसका, कोई वो रहता था वहां पे उसका दिया, लेकिन वो प्रॉफिट में से नहीं दिया गया है, ठीक है। यदि पी को कुल 70,000 रुपए मिलते हैं तो उसे प्राप्त वेतन क्या है, तो उसका जो वेतन मिला है ना, उसको वहां रहने का कैसे भी मिला, वो वेतन क्या है, उसको टोटल 70,000 मिले, उसमें उसको प्रॉफिट कितना मिला है और वहां जो है उसका वेतन कितना मिला है, ये आपको पता करना। देखो पी और क्यू है, 1,50,000 रुपए पी ने लगाए, क्यू ने लगाए 4,50,000। अब आप जानते होंगे कि जिस अनुपात में हम पूंजी का निवेश करते हैं और जिस समय के लिए करते हैं उनका गुणा, मतलब मान लो आपने पी पूंजी निवेश की टी टाइम के लिए तो पीटी, और दूसरे वाले ने की ए और बी टाइम के लिए तो ए बी, इनका जो अनुपात होता है वो प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो इन्होंने किया तो दोनों ने सेम टाइम के लिए, तो जो उनका पूंजी का रेशियो है वो प्रॉफिट का रेशियो है। तो पूंजी का रेशियो ये है, पूंजी का रेशियो ये है कितना, 1 और 3, 1 और 3 उनकी पूंजी का रेशियो है, जो पूंजी का रेशियो है वही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा, यही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। ये चीज हम पार्टनरशिप में पढ़ते हैं। अब बताओ प्रॉफिट कितने का, 1,60,000 का प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट 1,60,000 है, तो टोटल प्रॉफिट यहां कितना है, टोटल प्रॉफिट यहां है 4 की वैल्यू 1,60,000, एक की वैल्यू 40,000, और पी का प्रॉफिट कितना है 1, यानी पी ने 40,000 का प्रॉफिट कमाया है, पी ने 40,000 का प्रॉफिट किया है। पी को पैसे कितने मिल रहे हैं 70,000, पी को प्रॉफिट हुआ 40,000 का, तो ये एक्स्ट्रा 30,000 कहां से मिले, पी को प्रॉफिट हुआ 40,000 मिलता है, तो ये वेतन ही तो है उसका, जो 30,000 रुपए इसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उसके प्रॉफिट के अलावा मिल रहे हैं, क्योंकि वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है। तो ये जो 30,000 मिल रहे हैं वो उसको मिल रहे हैं
उनके वेतन के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30,000। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, माना किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल x सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन जो है y सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि y बराबर 14x है, तो गोले की त्रिज्या का माप क्या होगा। देखो नॉर्मल सी चीज है, क्या दे रखा है आपको, y बटा x जो है ना वो 14/1 दे रखा है यहां से। ठीक है, y क्या है, किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल x और y आयतन है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, इसकी वैल्यू 14/1, जो कट रहा है उसको काट दो, 4 से 4 कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, सिर्फ आर बचा, तो ऊपर बचा r/3 और इधर बचा 14/1, तो आर क्या हो गया 14×3 42, त्रिज्या हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। त्रिज्या की माप पूछिए, व्यास की माप पूछती तो 84 हो जाती, त्रिज्या पूछा तो 42 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 22 गुना है। यदि एक संख्या 132 है और दूसरी बतानी है आपको, एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है। देखो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम कितना है उसके एचसीएफ का 22 गुना है। मान लो एचसीएफ है x, तो एलसीएम क्या होगा 22x। ठीक है, 22 गुना है, 22 गुना ज्यादा नहीं बोल रहा, सिर्फ 22 गुना बोल रहा है। उनका योग इन दो, और दे कितना रखा है 276। x की वैल्यू क्या आएगी 23 एकम 23, 23 दूना 46, x क्या आ गया 12, तो यहां से एचसीएफ और एचसीएफ अब आप संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो 22 गुणा 12 ये एलसीएम और ये गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या 132 और सेकंड संख्या आपको पता करनी है। 12 से काट दो 12 एकम 12 और 11 बार गया, 11 से काट दो 11 दूना 22, तो क्या आ गया 12 गुणा 2 24, 24 इज द सेकंड नंबर, 24 इज द सेकंड नंबर, 24 इज द सेकंड नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, दो चीजें यूज करनी थी, पहले रेशियो से उनका एचसीएफ और एलसीएम पता करना था, फिर एक प्रॉपर्टी एचसीएफ एलसीएम की कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये इसमें यूज करना था आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 195 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी से एक मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई मीटर पर सेकंड, मीटर सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। मीटर ये क्या लिख रखा है यहाँ पे, इन मीटर ये बोल रहा है, बस मीटर में ज्ञात कीजिए, मीटर में गलत लिख रखा है, इसको मीटर में आएगा। ठीक है, 195 मीटर ऊंची कोई चट्टान है, ये देखो ये मान लिया कोई चट्टान है, ये 195 मीटर ऊंची है। क्लियर, एक मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण, यहां पर एक मीनार है, उसका शीर्ष और ये इसका पाद के जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री, शीर्ष का 30 और यहाँ का 60, अवनमन कोण होता है ये 30। ठीक है, तो एक्चुअली में ये जो होता है उतना ही ये, और दूसरे वाले में कितना है 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब अगर आप मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, 60 के सामने 195 है, तो यहां पे क्या होगा फिर 30, 30 के सामने क्या होगा 195 बटा √3। अगर 3 से इसको काट लोगे तो क्या आ जाएगा, 3 से काट लोगे 3 का भाग दो, 3 पंजे 15, देखो 195 बटा √3, तो इससे 3 से काटोगे तो क्या आएगा 3 से 18 और 3 पंजे 15, 65 गुणा 3 आ रहा है ऊपर और नीचे √3 है, तो इस √3 को क्या लिख सकते हो √3 गुणा √3 मतलब 65 √3, यहां आंसर क्या आ जाएगा 65 √3, इसके बराबर ये है 65 √3। अब यहाँ पे जो ये पूरा 30 के सामने क्या होगा 65 √3 बटा √3 यानी 65, ये जो हो जाएगी 65 और टोटल 195 है, तो नीचे वाली क्या बचेगी 195 से 65 ये माइनस कर दो, और यही तो जो है मीनार की हाइट है 0, 9 में से तो 3 और 1, 130 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना भाई साहब आपको, अगर 30 के सामने कुछ वैल्यू दी गई है तो 60 के सामने जाओगे तो √3 से गुणा करोगे, और 60 के सामने कोई वैल्यू दी गई है, 60 के सामने कोई वैल्यू दी है, 30 के सामने आओगे तो √3 का भाग दोगे। ये डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है आपको कि 30 से 60 पे जाओगे तो √3 से गुणा करोगे, 60 से 30 पे आओगे तो √3 का भाग दोगे।
यहाँ वो नहीं कि आप यहाँ भी साइन टेन लगा के देखो, ठीक है, क्योंकि 1060 आप जानते हो √3 होता है और 1031/√3 होता है, इसीलिए करते हैं वो चीजें। देखो नेक्स्ट, 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि 21 आदमी काम कर रहे हैं तो वे इसी काम को कितने दिनों में। अब आप जानते हैं कि मान लो M1 आदमी D1 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं, तो M2 आदमी D2 दिनों में उस काम को कर सकते हैं। ये टोटल वर्क यहाँ पे हमने इक्वल किया है। तो 14 आदमी कर रहे हैं, कितने दिन ले रहे हैं, 15। M2 21 आदमी कितने दिन लेंगे, D2 लेंगे। तो काट दो, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 पंजे 15, तो D2 क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। 10 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान था। टाइम यहाँ मान लो हावर्स में लिखा होता तो उसको भी आगे लिख देते हम, एफिशिएंसी लिखते तो उसको भी लिख देते। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना। देखो नेक्स्ट, 3 धनात्मक संख्याएं हैं आपके सामने, 2, 3, 4 के अनुपात में उनके वर्गों का योग। देखो मान लो कि आप मान के कर लो कि पहली संख्या 2x है, फिर 3x है, फिर 4x है। इनका वर्ग करोगे तो इसका 4x², इसका वर्ग करोगे 9x², इसका वर्ग करोगे 16x²। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2, 3, 4, 9। ऐड करो, 9 और 4 13 और 16 कितना हो गया, 16 9 25 4 29x² बराबर 2, 3, 4, 9। x² क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 9 बटा 29। काट लो, कितने बार जा सकता है, 8 बार। देखो 8 बार कितना जाएगा, 29 को 8 से गुणा करो, 9 × 72, 7 8 दूनी 16, 16 और 7 23, 232 आ गया। 8 बार करने पे 232 आ गया। 2 बचा, 2 से कम 29। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो पहली दो संख्याओं को औसत याद कीजिए। पहली दो संख्याएं कौन कौन सी होगी, 9 दूनी 18 और 9 × 27। इनका एड गया 45 और एवरेज निकाला तो 2 का भाग दे दिया, 22.5। 22.5 जो है इनका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गेंद को 8 पीले 7 नीले दर्शा निकाला जाता, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि न तो पीली और न ही काली है। बताओ इसकी क्या प्रायिकता है कि वो न तो पीली और नहीं काली। तो इसमें क्या करोगे आप, टोटल गेंदें कितनी है, 8 7 15 और 6 21, टोटल में से निकालोगे। न तो पीली होनी चाहिए और नहीं काली, न तो पीली होनी चाहिए और नहीं काली, मतलब सिर्फ इन 7 में से आनी चाहिए, नीली में से। तो 7 बटा 21 यानी 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो बिल्कुल ही। देखो अब नेक्स्ट, यदि √x माइनस 1/√x बराबर √5 है, x नॉट इक्वल टू 0 है, तो x4 प्लस 1/x² प्लस 1 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इसको सोल्व करो। यहां से अगर आप x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आएगा, x³ प्लस 1/x³, और नीचे से x कॉमन लोगे तो x प्लस 1/x, और x बाहर से कट जाएगा। कहने का मतलब यहां से हमें ये निकालना है x प्लस 1/x और x³ प्लस 1/x³। देखो यहां से अगर मैं √x प्लस 1/√x निकालना चाहूँ तो रूट में इसका स्क्वायर प्लस 4, तो यहां से x प्लस a² माइनस 3 × 7, 343 माइनस 21, 3 में 1 गया तो 2, 4 में 2, 322। तो इसकी वैल्यू तो आ गई 322, और x प्लस 1/x की वैल्यू 7, 7 चौक 28 और 4 2 7 6 42। देखो हमने ये चीजें जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप मानते हो कि ये चीजें आपको नहीं आती, आप जानना चाहते हो, तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो हम यहाँ क्वेश्चन में सोल्व करते हैं, किस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये कॉन्सेप्ट हमें बताओ, हम उस पर क्लास लेके आ जाएंगे, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो समझा देंगे आपको। क्योंकि एग्जाम हॉल में हमारी अप्रोच जो होनी चाहिए वो ऑलरेडी हमें वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ऑलरेडी हमें वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एग्जाम में एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं होता, एग्जाम में इंप्लीमेंट का टाइम होता है, एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं होता। जो आपने सीख के आया उसको वहां पे एग्जीक्यूट करना होता है एग्जाम में, वहां एक्सपेरिमेंट नहीं करने होते। जितना सीखना होता है घर से सीख के जाना होता है। ठीक है, तो आपको कोई भी टॉपिक या कोई कॉन्सेप्ट सीखना हो, पढ़ना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाए। उस कॉन्सेप्ट में हम डिटेल उसके बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो करेंगे। देखो नेक्स्ट, किसी राशि पर 21% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 11,138.40 रुपए है। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, 2 वर्षों के बाद प्राप्त कुल राशि कितनी होगी। देखो अब इस क्वेश्चन में बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, बस ये थोड़ा कैलकुलेटिव है।
21% ब्याज है 2 साल का, तो 21 का सक्सेसिव, 21 का सक्सेसिव हो जाएगा, ये टोटल ब्याज हो जाएगा। क्या हो गया, 21 का स्क्वायर 441/100, मतलब 4.41 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 46.41। ठीक है, 46.41 की वैल्यू आपको दी गई है 11,138.40। एक की वैल्यू पता करनी है 11,138.40 बटा 46.41। पहले आप 100 की वैल्यू पता कर लो। 100 की मतलब राशि कितनी है, यहां से टोटल राशि आ जाएगी, उसमें ये ब्याज जोड़ देंगे तो 2 वर्ष बाद कुल राशि हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसको हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करेंगे, एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर जो है काफी दूर दूर है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। यहाँ हटा दिए, यहाँ 40 मान लो आप, 41 मत मानो। ठीक है, अब 4 से काट लो इसको, 4 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 6 24। यहां से काट लो आप 4 से, 4 दूनी 8, क्या बचा 3 1, 4 7 28, फिर क्या बचा 3 3, 4 8 32, 1 8, 4 चौक 16 और 4 6 24, ये आ गया। अब फिर आप 4 से काट लो, 25 चौका 100, और यहाँ 4 से काटा तो 29। अब 29 को भी आप चाहे तो 28 लिख लो, क्योंकि आपको सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद करनी है, तो यहाँ पे आप या तो 28 लिख लो या 29 का भाग दे दो। 29 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, जैसे 290 तो वहां जाता है कि 10 बार, तो आप 9 बार दो, तो 9 बार करोगे तो कितना आएगा, नाम 81, 1 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 261 आ जाएगा, तब 9 बार चला जाएगा, 261 आएगा, 261 आएगा, तो 8 में से 1 गए तो 7, 7 में से 6 गए तो 1, बाहर से आपने 4 उतार लिया, तो फिर कितने का दोगे, 30 6 150 होता है, तो 29 को आप 6 से गुणा कर सकते हो, 9 6 54, 6 दूनी 12 और 5 17, तो 6 बार चला गया पूरा ही, तो 6 बार चला गया तो ये आ गया 90। यहाँ पे 176 में 6 बार चला गया तो ये आ गया 90। तो आप इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 से मल्टीप्लाई, 9 5 45, 4 9 दिन 18 और 4 22। ठीक है, अब यहां से कैलकुलेट कर दो, 11,000 को ऐड कर दो इसमें, तो 22 और 11 33, मतलब 34 35 के लगभग आसपास आंसर आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, एक तो ऐसे या अप्रोक्सीमेट, यहाँ अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट नहीं जाना, क्योंकि आप समझ लिया कि यहाँ 34 के बाद गए, तो 33 या 34 के बाद का आंसर ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपके, ये होगा फिर। ठीक है, आपको आंसर फिर यही करना पड़ेगा। ये थी आज की क्लास। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करना ही है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। जब आपके पास यहाँ 22,500 या 23,000 के लगभग आ गया, ये तो राशि आई, इसमें ब्याज जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी, 33 या 34 के बाद की होगी, तो 33 34 के बाद का आंसर वही अपने को करना है। अब देखो ये था आज के पेपर का सॉल्यूशन। बताना कमेंट बॉक्स में कैसा लगा सॉल्यूशन, और भी कोई आपको इससे रिलेटेड क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए जिसमें हम वीडियो बनाए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, उसके बारे में कमेंट बॉक्स कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा VIPM के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे हम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपकी तैयारी में लाभदायक सिद्ध हो सकती है वो चीजें अपलोड करते हैं, पेपर अपलोड करते हैं, वोकेब से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड सारी चीजें या इन्फॉर्मेशन वहां पे डाल दी जाती है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।